नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में भरोसे को तोड़ने वाली चोरी की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पड़ोस में रहने वाले एक परिचित युवक ने घर वालों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए लॉकर की चाबी चोरी की। यहाँ पड़ोस में रहने वाले एक परिचित युवक ने घर वालों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए लॉकर की चाबी चोरी की और 4 अलग अलग बार में वारदात को अंजाम देकर करीब 35 लाख रुपए के आभूषण उड़ा दिए। चोरी किए गए आभूषणों की कीमत लगभग आधा किलो सोने के बराबर बताई जा रही है, जिनकी मदद से आरोपी ने अपना पुराना कर्ज और ईएमआई चुका दी। जानकारी के अनुसार अक्टूबर माह में दिवाली पूजन के बाद मयूर कृष्णानी ने अपने घर के लॉकर में नकदी और कीमती आभूषण सुरक्षित रखे थे। इसी दौरान पास में रहने वाला परिचित घर की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। मौका पाकर आरोपी ने कृष्णानी की माताजी की चाबी के गुच्छे में से घर की एक चाबी चोरी कर ली और अलग अलग 4 बार में लॉकर को पूरी तरह खाली कर दिया। जब जरूरत पड़ने पर मयूर कृष्णानी ने लॉकर खोला तो उसमें ना नकदी मिली और ना ही आभूषण। इसके बाद उन्होंने नीलगंगा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सीएसपी एवं एससीसी अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस का शक पास में रहने वाले लवेश टहलवानी पर गया। पुलिस को पता चला कि लवेश ने हाल ही में अपने सभी लोन, ईएमआई और दोस्तों से लिया गया कर्ज चुका दिया था, जबकि उसकी आय इतनी नहीं थी कि वह ये भुगतान कर सके। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कराया और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की मदद ली। पूछताछ के दौरान आरोपी लवेश ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 35 लाख रुपए के सोने के आभूषण बरामद कर लिए। वहीं आरोपी द्वारा 8 से 10 लाख रुपए नकद अलग अलग जगहों पर छिपाए जाने की जानकारी भी सामने आई है। मैं मयूर कृष्णानी। हमारे घर पे हमने दिवाली के समय पे सारा गोल्ड वगैरह बैंक से लाके और कुछ हमने, हमारा घर बन रहा है तो इस चक्कर में हम कैश धीरे धीरे लाके जमा कर रहे थे कि धीरे धीरे किस्तें देनी पड़ती है और सारी चीज़ें करनी पड़ती है ठेकेदार जी को। तो दिवाली के बाद हमने सारा सोना लॉकर बैंक हमारे घर के लॉकर में शिफ्ट कर दिया था। 11 तारीख को दिसंबर में हमारी माताश्री बाहर गई थी, नानी जी की तबीयत खराब थी तो उनसे मिलने। तो उससे समय ये हमको पता पड़ा कि 31 तारीख को हमको वापस किस्त देनी थी पेमेंट की। तो जब 31 तारीख को जब हम पेमेंट देखने गए तो हमको ये प्राप्त पड़ा कि हमारे घर पे कुछ ना कैश पड़ा हुआ है ना गोल्ड पड़ा हुआ है। तो 1-2 दिन हमने वापस कंफर्म करा, वापस ढंग से सूचित करा कि कंफर्म करा कि कैश कहाँ है, गोल्ड कहाँ है, पर हमको कंफर्म हो गया कि फिर हम नहीं मिल पा रहा है। तो 3 तारीख को हमने पुलिस में कंप्लेन करी थी, रिपोर्ट लिखवाई थी। उसके बाद से सारी चीज़ें पुलिस ने प्रक्रिया करी, देखा, सीसीटीवी फुटेज से पता लगाया कि हमारे घर के सामने जो लवीस टहलवानी है, उन्होंने, वो हमारे घर पर उनका आवन जावन कंफर्म हमेशा रहता ही था, घर जैसे संबंध थे, पर उन्होंने ही ये चीज़ घर के अंदर वारदात प्रोसेस करी। कितने का सोना था और कितने केस था इसमें? सोना पुराने समय से है, मतलब मम्मी की शादी के समय का। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा इकट्ठा करते हुए तो हमारा जो हमने एग्जैक्ट निकाला फिगर है, एग्जैक्ट फिगर तो हमने निकाल पाए हैं, पर हमने जो जोड़ा जाड़ी करी, फोटोज देख के निकाला, तो मिनिमम 500 ग्राम सोना तो है ही है। तो 15 लाख का कैश हमारे पास, सब चीज़ हमने थोड़ा बहुत लिखित में कर रखा था। तो 10 से 15 लाख तक का कैश तो लगभग रखा हुआ है, 10 से 15 लाख के बीच। आपको शक हुआ तो इसके सामने हमारे पास तब शक हुआ जब हमको दिखने में आया कि उसने अपने खर्चे 1 आध 2 महीने में बहुत बढ़ाने चालू कर दिए हैं। भैया, इंसान ने जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने कम से कम 3-3.5 लाख रुपए की चेन पहनना चालू कर दी थी, सारी चीज़ें करना चालू कर दी थी। बहुत भयंकर खर्चे बढ़ चुके थे, नई नई गाड़ियाँ लाने चालू कर दिया था, इंदौर जाके सारी चीज़ें करना चालू कर दिया था। तो फिर हमको समझ में आया कि थोड़ी बहुत चीज़ों में शंका होने लग गई थी। हमारे मीडिया के साथी के परिवार में श्री मयूर कृष्णानी जी के यहाँ थाना नीलगंगा में एक चोरी हुई थी, जिसमें करीब 35 लाख रुपए का सोना आज बरामद किया गया। इनके घर में इन्होंने अक्टूबर में दिवाली की पूजा के बाद लॉकर में अपना सारा सामान रख दिया था। इनके पास में ही रहने वाले एक परिचित ने इनके घर में जब ये नहीं रहते थे, तो क्योंकि परिचित ही था, तो उसने देखा कि घर में इतना पैसा है और समय आने पर उसने इनके माताजी के चाबी के गुच्छे में से एक चाबी चोरी कर ली और अगली बार करीब 4 बार में उन्होंने पूरा लॉकर खाली कर दिया। आवश्यकता पड़ने पर जब कृष्णानी जी ने अपने लॉकर को देखा तो उसमें कुछ भी रकम और गहने नहीं पाए। उसके बाद अपने मीडिया के साथी के साथ और रिश्तेदार के साथ थाने में सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी सीएसपी साहब और एडिशनल साहब ने एक टीम का गठन किया और उन्होंने पास बगल में रहने वाले लवेश टहलवानी की जब गतिविधियों पर नज़र रखी तो पता चला कि उसने पिछले कुछ दिनों में अपना सारा लोन, ईएमआई और जो कर्ज दोस्तों से ले रखा था वो सभी पटा दिया है, जो कि उनकी जो आमदनी है उसके कंपैरिजन में ठीक नहीं था। उसके बाद कुछ सीसीटीवी फुटेजेस का एनालिसिस किया, फिंगरप्रिंट एफएसएल की टीम ने हमारे लिफ्ट किए
उसके बाद जब लविश से पूछताछ की गई तो इन्होंने घटना कारित करना स्वीकारा। अभी इनके पास से करीब 35 लाख रुपए के आभूषण बरामद कर लिए गए। अभी इनसे और पूछताछ की जाएगी। 8 से 10 लाख रुपए कैश इन्होंने अलग अलग जगह पे चुकाना कर्ज के तौर पे बताया है, जिसके लिए इनकी 2 दिन की पुलिस रिमांड ली गई है और उसमें उसको रिकवर करने का हम प्रयास करेंगे। जो कर्ज चुका दिया वो कैसे रिकवरी होगी? ऑब्वियसली कर्ज जो चुकाया गया है वो चोरी के पैसे से चुकाया गया है, तो उसमें ये आरोपी है। अगर सामने वाले की नीयत नहीं है तो वो नीयत चोरी के पैसे की नहीं है तो उससे पैसा रिकवर किया जाएगा, परंतु उसे आरोपी नहीं बनाया जाएगा। परंतु अगर ये पाया जाता है कि वो किसी तरह से इस घटना में शामिल था और रिकवरी के लिए उसने इस तरह का कुछ दुष्प्रेरण किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से प्रियंका राजपूत का किडनैप करके तुषार एवं कपिल नाम का व्यक्ति अपने कमरे पर ले जाकर प्रियंका मेहरा के साथ में मारपीट की और जब प्रियंका बेहोश हो गई तो उसे गलत दबाकर मार दिया गया और बॉडी को भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में छोड़कर भाग गए। परिजनों ने प्रियंका मेहरा का हत्या करने की आशंका एवं 24 घंटे बाद भी कोलार थाने में नहीं हुई कोई एफआईआर। परिजनों ने दानिशकुंज चौराहे पर अर्थी को रखकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन से अपील की कि आरोपियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो एवं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। 5 लोग हैं, एक नहीं 5 लोग हैं, 5 को गिरफ्तार अभी चाहिए हमको। कौन लोग हैं? अब उनका नाम क्या है? इसका नाम तुषार है। आपका पड़ोसी रहा है पहला? हमारे इधर किराए से रहता था। आखिरी बार तुषार को आपकी बेटी के साथ देखा गया था। हेलो, बात क्या चाहते हैं सरकार और पुलिस प्रशासन से? अब तो हाथ जोड़ से उम्मीद है प्रिया को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ जिस क्या लग रहा है इसमें कितने आरोपी है? मतलब आप बोल 5 आरोपी है। 5 जने ने लेके आए लड़की को हॉस्पिटल में। वो गार्ड बोल रहा 5 ने छोड़ के भाग गए। बेटिया घर से कॉलेज जाती है ना, कॉलेज गई थी। 5 के नाम जानते हैं? 5 के नाम नहीं जानते। 5 का नाम नहीं जानते। 5 के नाम नहीं जानते। वो गार्ड ने बताया हॉस्पिटल में। अच्छा, हॉस्पिटल ने गार्ड ने बताया 5 लोग आए थे। 2 पे इसको बीच में लाए थे लड़की को, वो 3 एक बाइक पे आए थे। मत करो, आपकी जो भी मांग है वो सब मांगे पूरी हो जाएंगी। वो 24 घंटे पे ज्यादा होती। बता दें यहाँ पे जो अधिकारी है आपने कभी ऐसा देखा कि 24 घंटे में काम नहीं हो पाया तो 28 घंटे नहीं होगा, ऐसा होता है क्या? पुलिस अपना काम करती है, जैसे ही तथ्य मिलेंगे, जैसे आदमी मिलेंगे कार्रवाई करती है। जी यहाँ पर अभी को समझाने का आप देखेंगे प्रयास कर रहे हैं और आप इस ओर देखेंगे सभी परिजन यहाँ पर बैठे हुए। हालांकि अपन कहीं और चर्चा कर लेंगे, किसी और की बेटी हो सकता है एम्बुलेंस में फंसी हो। पुलिस अधिकारी ने समझाने में हम इसको अपन लेके चलते हैं। आइए अपन बात करते हैं, बात करते हैं। चलिए आइए। हमारी सी बात हुई 3 दिनों में बना बयान भी ले लेंगे, तो जो भी तथ्य है कार्रवाई करते पोस्टमार्टम जो आएगा। हाँ बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी वर्ष 2022-23 के लिए डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा बनाए गए रेखा चित्रों पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने रिबन काट कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और संस्कृति विभाग द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी का अवलोकन एवं निरीक्षण भी किया। प्रदर्शनी के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिट्टी का दिया बनाकर भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपनी आस्था भी व्यक्त की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर वाकणकर द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उज्जैन के पास शुद्ध समय की गणना को लेकर उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर वाकणकर की राजनीतिक दूरदर्शिता का भी जिक्र किया और उज्जैन के तत्कालीन पार्षद प्रकाश चित्तौड़ा के चुनाव में उनकी भूमिका को स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर वाकणकर अपने विचारों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहे। आपातकाल के दौरान पद्मश्री सम्मान भी उन्होंने अपनी शर्तों पर स्वीकार किया और संघ की टोपी पहनकर सम्मान ग्रहण किया, जो उनके दृढ़ व्यक्तित्व का प्रतीक है। साथ ही सीएम मोहन यादव ने घोषणा की कि रातापानी टाइगर रिजर्व डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम से जाना जाएगा। समय गणना में योगदान और विचारों की प्रतिबद्धता सदैव स्मरणीय रहेगी। साथ आपने काम किया। डॉक्टर यशोधर मठपाल जी, आपका स्वागत, अभिनंदन।
इस अवसर पर उनके सुपुत्र डॉक्टर सुरेश मटपाल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। सचिव पर्यटन इलयराजा जी, मैडम उर्मिला, आयुक्त पुरातत्व, इस अवसर पर आप सबको नमस्कार। आज का ये समारोह, वैसे तो हर कार्यक्रम का अपना एक मजा होता है, उसका आनंद है, लेकिन आज के इस आयोजन के लिए भी हमारे बीच सारे विद्वान दूर दूर से आए और आर्कियोलॉजी की दृष्टि से राग साहब का भी बहुत आत्मीयता है। आप भी विशेष रूप से दिल्ली से आए, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय नारायण जी और सभी स्वनाम धन्य सभी इस क्षेत्र की सिद्धहस्त हस्तियां यहाँ मौजूद है। वैसे विद्वानों के बीच में बोलना भी बड़े कठिनाई जाती है, लेकिन आज का कार्यक्रम ऐसा है कि वाकणकर जी से मेरा भी संबंध आया है और वाकणकर जी का कितने प्रकार से स्मरण करो, क्या एक व्यक्ति में कितनी प्रतिभा हो सकती है। और वाकणकर जी के उस सुदीर्घ अपने स्वर्णिम जीवन काल के अलग अलग मुकाम, अलग अलग पड़ाव, वो जो जुगलबंदी के माध्यम से उज्जैन की गाथा गाते गाते जो कल्पना की गई है, सितार वादन संगीत का उनका अपना बहुत अच्छा अनुभव, संगीत के जानकार और कितने अलग अलग प्रकार के लोगों को उनके साथ जोड़कर उनके जीवन की दिशा बदल दी वाकणकर जी ने। मूर्ति कला, चित्रकला, पुरातत्व और संस्कृत, डोंगला, मूलतः वो उज्जैन के जंतर मंतर में पंडित पुरुषोत्तम जोशी जी के साथ जाकर के उनके संस्कृत सीखने का उनने अपना एक क्रम चालू किया। और पुरुषोत्तम जोशी जी ने एक काम बताया कि ये जो जंतर मंतर है अभी यहाँ बना है भविष्य में, लेकिन अतीत के काल में ये अब यहाँ हो सकता है, पर वर्तमान के काल में अब ये पॉइंट यहाँ उज्जैन से खसक गया, आगे चला गया। और वाकणकर जी तो वो बात पुरुषोत्तम जी ने बताई, लेकिन इस बात को पकड़ करके फिर सालों तक, 10-12 साल तक हजारों गांव वालों को निकाल करके वाकणकर जी ने वो स्थान के लिए जैसे आज जीपीएस बना है ताकि ये पॉइंट मालूम पड़ जाए। अब ये कल्पना ऐसी थी कि पृथ्वी मान लो एक बाल है, उस पे 2 धागे लगाओ, एक ऐसे और एक ऐसे, ये यामोत्तर रेखा हो गई और ये मध्यव्रत रेखा हो गई, दोनों का क्रॉस बिंदु जो है ये सेंटर पॉइंट है पृथ्वी का, और ये सेंटर पॉइंट आगे पीछे खसकता है। तो ये खसकते हुए उज्जैन से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर चला गया है उत्तर की दिशा में। अब ये बोलना और बताना सरल है, लेकिन इसको सिद्ध करना बड़ा कठिन है। और 21 जून 22 दिसंबर को सबको गांव के अंदाज से काम करा रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं, कम से कम 2500 गांव में लोगों को, हजारों लोगों को दिन में 12 बजे सब अपनी अपनी कागज पे लेकर के सूर्य कब अपनी कक्षा एक तरह से मध्य में ला रहा है, वो निशान बना बना करके लोग कागज पे, हजारों कागज इकट्ठे हो जाते थे और वो हजारों कागज लेकर के फिर अपने पास आते, फिर महीनों उसमें ढूंढते कि वो शुद्ध कहाँ है, शुद्ध कहाँ है। और ये एक दिन नहीं, साल में 2 बार में हजारों कागज निकालते निकालते अंततः वाकणकर जी ने इस बात को निकाला कि ये डोंगला नामक स्थान है जहाँ वर्तमान का ये शुद्ध समय का पॉइंट जो उज्जैन में था वो खसक के वहाँ पहुँचा है। अब ये अपने आप में ऐसी बात है। अब जनार्दन नेगी आज के समय में पुरातत्व के और खास करके इस पूरी चीज़ों के जानकार भी है, और इसे वो उन्होंने कहा कि ये पॉइंट बगैर साइंस के कैसे खोज सकता कोई आदमी। तो ये उसी प्रकार से जैसे पुरातत्व की दृष्टि से हमारा भीमबेटका का असामान्य टीला देख करके वाकणकर जी जा तो रहे थे शायद होशंगाबाद नर्मदापुरम तरफ, और रास्ते में ही रेल से उतर गए कि नहीं मेरे को तो यहीं जाना है। और उस भीषण जंगल में, जब आज भी वो थोड़ा चुनौती का है, लेकिन उस दौर में आपने तो समय निकाला ही है कि इतने समय तक अपने जंगल के कठिनाइयों के बावजूद भी
लेकिन ये वाकणकर जी ही कर सकते। सच में उनके नाम पर आपको मडवाल जी ने बताया कि डॉक्टर साकल्य जी ने बताया कि ये वाकणकर जी ने पीएचडी करी है इस पे, वो चित्र के ऊपर है और चित्रों के आधार पर आपको पीएचडी करने के लिए टॉपिक दे करके भेजा। तो ये और इतने लंबे समय तक मैं वाकणकर जी का राजनीतिक दृष्टि से भी एक उनका विशेषता बताता हूँ। ये अलग अटपटी बात है, लेकिन ये बात भी सही है। वाकणकर जी का उज्जैन का अनुभव मेरा उनसे बहुत अलग अलग प्रकार का, विद्यार्थी परिषद में भी उन्होंने काम किया, संस्कृति खासकर वो कला संस्कृति को लेकर के तो पूरा जीवन है ही है। लेकिन नगर निगम में वार्ड उनका 44 जहां पार्षद लड़ाए थे प्रकाश चित्तौड़ा जी, और चित्तौड़ा जी को चुनाव लड़ाया तो वाकणकर जी ने एक एक घर की गिनती की, एक एक घर में कितने वोट हैं और उसकी लिस्ट बना और उसमें अपनी पार्टी को कौन देगा और अपने खिलाफ कौन है, इसका हिसाब भी चुनाव के पहले बारीकी से लगा कर। और ये मेरे लिए बड़ा अच्छा अनुभव, जो मैंने बाद में मुझे साइंस कॉलेज में काम आया, तो बारीकी से रखते रखते जितने चुनाव में वोट जिस दिन डलेंगे उसके 2 दिन पहले हिसाब लगा के अपन इतने वोट से यहाँ जीतेंगे जो यहाँ कोई हरा नहीं सकता अपना। तो ये वाकणकर जी का ये जो अपना आकलन है, पूर्वानुमान है कि अब मशीन में वोट डल जाए तो समझ में आए, गिनती हो जाए, लेकिन वोट डले ही नहीं। और एक वार्ड के अंदर का भी हिसाब कितना बारीकी से रख ले, और ये कला को कैसे समर्पित है कि सच में जो जुगलबंदी के माध्यम से बता रहा है कि आज पूरे मालवा के कई कई गांवों में, मैं अगर कहीं से भी शुरू करता हूँ, हमारे यहाँ बोरेश्वर महादेव है दंगवाड़ा का, वहाँ गांव गांव में लोग वाकणकर जी आए थे, वैसा लगे सब पुरातत्व के प्रति उनने एक तरह से आंदोलन जागृत कर दिया। कहाँ कहाँ कैसे कैसे जहाँ मिल जाए, और कितने बड़ा पत्थर हो उठा के लाने की कोई गुंजाइश नहीं, तो अपने कंधे पे रख के चले आ रहा है। और घर तो ऐसा कर लिया था जगह जगह, वास्तव में वो हीरे मोती से बढ़कर समझते थे वो सारी चीजों को अपने पास के संकलन में। आज कई प्रकार से, जैसे उदयन की कथा बताने की उन्होंने बात कही, वो उदयन का चाणक्य खासकर प्रद्योत का काल, जब वो जेल तोड़ करके गए थे, उस काल से लगा करके विक्रमादित्य का, भोज का, हर काल के मामले में वाकणकर जी ने इतिहास में भी उतने आनंद के साथ अपने से बात करते करते भी जब सुनाते तो ऐसा लगता वो काल जीवंत तो हो गया। राजा भोज के काल की, उनकी अपनी युद्ध कला के दरमियान की सारी गाथाएं, तमाम प्रकार की बातें। सच में आज का ये दिन अद्भुत है, जब 30,000 साल पुराने और यूँ तो लाखों साल पुराने ऐसे उत्खनन के इस बड़े क्षेत्र में उन्होंने जो काम करके दिखाया। वाकणकर जी ने महेश्वर, मंदसौर, नावदातोली, इंद्रगढ़, मनोटी, आवरा, कायथा, आजादनगर, इंदौर, दंगवाड़ा, रुनीजा, ऐसे कई जगह उत्खनन और अध्ययन का कार्य किया है। खास करके सरस्वती की नदी कोई मिथक नहीं है, एक वास्तविक नदी है, जिससे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के क्षेत्रों का संरक्षण करते हुए जो आज की घग्गर और हकरा नदी प्रणाली ही प्राचीन सरस्वती का अवशेष मानी जाती। मैं मान के चलता हूं कि उनके भारत, यूरोप, अमेरिका में 4000 से अधिक शैल चित्रों की खोज। और राजधानी भोपाल में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज हबीबगंज थाने में भोपाल सीएमएचओ मनीष शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजधानी भोपाल में लगातार फर्जी अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जिसके कारण मरीजों की जान को खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में जब एनएसयूआई के कार्यकर्ता उनसे मिलने का प्रयास करते हैं तो कार्यकर्ताओं को समय नहीं दिया जाता। साथ ही एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा है कि यदि इसी तरह से राजधानी में फर्जी अस्पताल संचालित होते रहे तो आगामी समय में रचाई के द्वारा एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। रोल करें जी। देख, आज हम भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा की शिकायत करने यहाँ पर हबीबगंज थाने आए हैं, और जिस तरह से राजधानी भोपाल में आप लोग देख रहे हैं निरंतर फर्जी अस्पताल खुल रहे हैं और वो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने 10 से ज्यादा शिकायतें की हुई है और वो शिकायतों पर उन्होंने कार्रवाई करने की बजाय
उनसे जब सवाल जवाब किया जाता है कार्रवाई पे कि आज तक आपने क्या कार्रवाई की, तो उन के पास कोई जवाब नहीं रहता। और हम निरंतर शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मरीजों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि जिस डॉक्टर को इनने 25 दिन पहले नोटिस दिया, वो डॉक्टर रोज प्रतिदिन इनके साथ बैठकर चाय कॉफी पीता है, लेकिन वो नोटिस का आज तक जवाब नहीं दे पाए। जबकि उन्होंने खुद कहा था कि तत्काल इस नोटिस का जवाब दिया जाए जिससे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो कार्रवाई करना नहीं चाहते। सीएमएचओ की मंशा बिल्कुल कार्रवाई की नहीं है। और जिस तरह से इतने बड़े संगठित अपराध को ये पनाह दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है कि पूरी राजधानी भोपाल में कई छोटे जिलों से मरीज इलाज के लिए आते हैं, उनकी जान के साथ यह खिलवाड़ रहता है। तो एक बड़ा संगठित अपराध है ये, और इसको लेकर हमने यहाँ पर मांग की है। और जिस तरह से ये सीएमएचओ एक बड़े भ्रष्टाचारी हैं, मैं सीधे तौर पर आरोप लगा रहा हूँ। उनको अगर मानहानि करना हो तो कर दें। वो एक झूठा आवेदन भी है हबीबगंज थाने में कल दे चुके हैं, तो उनको करना है करें। मैं आरोप लगा रहा हूँ कि उनने भ्रष्टाचार के मामले में ईओडब्ल्यू ने 2024 में इनके ऊपर ग्वालियर में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया था। वो अभी विभाग में स्वीकृति के लिए लंबित है। हम विभाग से भी मांग की है हमने कल, और मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग की है कि उसमें तत्काल अभियोजन स्वीकृति दी जाए और इनको तत्काल पद से हटाकर इन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पूरा एक संगठित बड़ा अपराध है। कहीं ना कहीं इससे मानव जीवन पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। देखिए, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। सीएमएचओ सरासर झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो कार्रवाई से बचना चाहते हैं। वो इन फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई करना नहीं चाहते। सीएमएचओ कह रहे हैं मैं बिना अनुमति के गया था। सीएमएचओ की कॉल हिस्ट्री मेरे पास है, और ये कॉल हिस्ट्री है कल की। मैंने उनसे बात की 9 सेकंड। उनसे मैंने पूछा मैं कब आ जाऊं, उन्होंने कहा आप 5 बजे के आसपास आ जाइए। उसकी मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, मैं वो भी आपको सुना दूंगा। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मैंने अभद्रता की है, तो कहीं ना कहीं उनके कैमरे में सीसीटीवी लगे हैं। मैंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उनके केबिन में लगे हुए और उनके जो कार्यालय के बाहर के सीसीटीवी कैमरे लगे, उनकी जांच करके जो भी निष्पक्ष कार्रवाई है वो करें।